गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और आज हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ संरचना या संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक विचित्र बात है कि मनुष्य के आचरण में दो विरोधी तत्व परस्पर हम दिखाई देते हैं। युद्ध के साथ वह शांति भी चाहता है, वह विध्वंस के साथ निर्माण भी चाहता है। जैसा प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व की तत्कालीन शक्तियों ने अनुभूत किया कि विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र संघ का निर्माण 1920 में किया गया। कतिपय कारणों से राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और युद्ध शुरू होने के कुछ समय बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने महाशक्तियों से, खासकर सोवियत संघ से, ब्रिटेन और फ्रांस से इस बात पर चर्चा की कि हमें इस युद्ध के साथ साथ ही शांति स्थापित करने के लिए एक विश्व संस्था बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि इस युद्ध में हमें नैतिक बल भी प्राप्त होगा, जनता का नैतिक समर्थन भी प्राप्त होगा और हम इन धुरी शक्तियों से लड़ते हुए प्रजातंत्र की और मानवाधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में 30 अक्टूबर 1943 को अमेरिका, इंग्लैंड और सोवियत संघ की सरकारों के विदेश मंत्रियों के माध्यम से एक संयुक्त घोषणा हुई कि शीघ्र ही एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाएगा जो शांतिप्रिय राष्ट्रों की संप्रभुता पर आधारित होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के डम्बाल्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। इस सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्षेत्र केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसका कार्य आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी होना चाहिए। प्रस्तावित विश्व संगठन के संदर्भ में सोवियत संघ का दृष्टिकोण ये था कि संयुक्त राष्ट्र में बड़ी शक्तियों की प्रभावशाली एवं निर्णयात्मक भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाए। डम्बाल्टन ऑक्स में ऐसे प्रस्तावों की कल्पना की गई जिसमें पुराने राष्ट्र संघ के बहुत से तत्व पाए जाते थे, पर साथ ही उसमें कुछ ऐसे विचारों का समावेश भी था जिनसे राष्ट्र संघ की त्रुटियों से सबक लिया जा सके, कि जो राष्ट्र संघ ने गलतियां की, जिनकी वजह से राष्ट्र संघ विफल हुआ, उनसे सबक लेना है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सोवियत संघ के प्रदेश क्रीमिया के याल्टा नगर में भी लिए गए। 4 फरवरी 1944 को स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन याल्टा में प्रारंभ हुआ। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय याल्टा सम्मेलन में ही संभव हो सका। अमेरिका ने 5 मार्च 1945 को सोवियत संघ, ब्रिटेन और चीनी गणतंत्र की ओर से याल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 51 अन्य राष्ट्रों को आमंत्रित किया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक नया अधिकार पत्र स्वीकार किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डम्बाल्टन ऑक्स भवन का सम्मेलन, उसके बाद याल्टा सम्मेलन और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ये 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं जहाँ तीनों जगह अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में निर्धारित हुए। जहाँ डम्बाल्टन ऑक्स में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का निर्धारण हुआ, वहीं याल्टा में मतदान प्रक्रिया पर, सुरक्षा परिषद की मतदान प्रणाली पर बातचीत हुई और सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, को बनाया गया और उसको स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, किस उद्देश्य से राष्ट्र संघ बनाया गया है, इसके उद्देश्यों में
सबसे महत्वपूर्ण बात है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। ये कुछ उद्देश्य थे और इन उद्देश्यों में और 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें निरस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। किन सिद्धांतों पर संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का उल्लेख चार्टर की धारा 2 में किया गया है, जिसमें नंबर 1 पर यह बात लिखी हुई है कि इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है कि चाहे कोई देश आकार में चाहे कितना भी छोटा हो और चाहे कितना भी बड़ा हो, सबको समानता के साथ रखा जाएगा। दूसरा, सब सदस्यों से आशा रखी जाती है कि ये चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। तीसरा, सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। चौथा, सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। पांचवा, कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। छठा, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांतों का पालन कराएगा, है ना। जैसे होली वेटिकन सिटी है जो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर नहीं है, परंतु वो कोई ऐसी कार्य या गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचाए। यदि वो करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ वेटिकन सिटी में भी हस्तक्षेप कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। ये कुछ 7 महत्वपूर्ण बातें जो चार्टर 2 में इनका उल्लेख है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कैसे प्राप्त होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर में 2 प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है। पहला, प्रारंभिक सदस्यता है। वह 51 देश जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का निर्माण होते ही 24 अक्टूबर 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया तभी उस पर हस्ताक्षर किए थे। 51 देश थे। 51वां देश पोलैंड था जिसने चार्टर पर बाद में साइन किए हैं, लेकिन वो प्रारंभिक सदस्य कहलाता है। और दूसरा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को भी उपलब्ध हो सकती है जो शांति प्रिय हो एवं चार्टर में विश्वास रखते हों, जो चार्टर द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हों एवं जिनको यह संस्था इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपयुक्त समझती है। महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति, जिसमें 5 स्थायी सदस्य अवश्य हों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। ये खास बात हमें ध्यान में रखनी है कि सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य जो स्थायी सदस्य है वो इस पर वीटो का इस्तेमाल, निषेधाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। यदि कोई निषेधाधिकार का प्रयोग करेगा तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाएगा। अभी सबसे नवीनतम जो सदस्य दक्षिणी सूडान है, जो जुलाई 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। अफ्रीका का देश है जो बहुत लंबे समय से गृह युद्ध में उलझा हुआ था। बाद में इस गृह युद्ध का समाधान बंटवारा करके किया गया सूडान का। तो जो दक्षिणी सूडान है वो 193 नंबर का सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का बना है। सदस्यों के निलंबन के बारे में, सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स के बारे में चार्टर की धारा 5 एवं 6 के अनुसार संघ के किसी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। उसकी सुविधाओं पर बंधन लगाया जा सकता है। सुरक्षा परिषद को किसी भी निलंबित राष्ट्र को पुनः स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। 92 में जो पूर्व यूगोस्लाविया है उसको सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संघ की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। महासभा ने फिर 2 नवंबर 2000 को नए लोकतांत्रिक यूगोस्लाविया को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पुनः देने की अनुमति देती थी। विड्रॉल ऑफ मेंबरशिप, सदस्यता का प्रत्याहरण कैसे होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के प्रत्याहार के संबंध में चार्टर मौन है। यह सदस्यों की सदस्यता के प्रत्याहार करने की ना तो आज्ञा देता है और ना ही मना करता है।
पिछले 69 वर्षों में जीवन काल में केवल इंडोनेशिया ने अपने 1965 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रत्याहार किया था, परंतु एक वर्ष बाद इंडोनेशिया पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ में लौट आया था। तो इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने 1965 में प्रत्याहार किया और वह पुनः वापस इसमें लौट आया। चीन की सदस्यता पर भी विवाद है, ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि जब चीन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो चीन में दो प्रकार की विचारधाराएं थी। एक राष्ट्रवादी चीन, जिसे हम कह सकते हैं चांग काई शेक की पार्टी थी, कोमिनतांग पार्टी, और दूसरा माओ की साम्यवादी पार्टी। तो जब 1949 में चीन स्वतंत्र हुआ तो माओ ने अधिकांश चीन पर अपना कब्जा और नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो चांग काई शेक जो है वो चीन से जा कर के और फार्मोसा टापू पर अपना डेरा डालते हैं और उसी को अमेरिका द्वारा राष्ट्रवादी चीन के रूप में, एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। अमेरिका साम्यवादी चीन को, जो माओ का चीन है, उसे मान्यता प्रदान नहीं करता। इसी फार्मोसा वाले चीन को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाता है, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाता है और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता राष्ट्रवादी चीन को प्रदान की जाती है। लेकिन 1969 के दौर में आकर के जब चीन और अमेरिका के संबंध सुधरने लगते हैं, यहाँ से मैं साम्यवादी चीन की बात कर रहा हूँ, माओ वाला जो चीन है, तो उन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट कम होती है, तनाव कम होते हैं और धीरे धीरे दोनों में अच्छे जब रिश्ते बनते हैं तो 1971 में अमेरिका चीन को मान्यता प्रदान कर देता है और राष्ट्रवादी चीन को की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है और उसको संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर निकाल दिया जाता है। जो आज का ताइवान देश है, यही पहले राष्ट्रवादी चीन कहलाता था। अब जो साम्यवादी चीन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनता है और सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है, उसे वीटो पावर दी जाती है। ये चीन और अमेरिका के दोनों के अच्छे होते हुए संबंधों का प्रतीक था। सदस्यों का निष्कासन के संदर्भ में चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य जानबूझकर या लगातार चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उसे सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा द्वारा संस्था से निकाला जा सकता है। तो ये कुछ बातें हमें इसके उद्भव संबंध में ध्यान में रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव कैसे हुआ है, उसके लिए कौन कौन से सम्मेलन हुए, किस प्रकार की सदस्यता ली जाती है, कैसे सदस्यता विड्रॉल होती है, कौन सा नवीनतम सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ में आया है, कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ से निकाला गया था। और अभी एक वेटिकन सिटी ऐसा देश है और जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त नहीं है। इसके अलावा सभी देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने हुए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की लोकप्रियता का और उसके कार्यों में राष्ट्रों का विश्वास का प्रतीक है। आगे हम इसमें देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। चार्टर की धारा 3 अध्याय में अनुच्छेद 7 के अंतर्गत इसके प्रधान अवयव बताए गए हैं 6, जो इस प्रकार हैं। पहला महासभा, जनरल असेंबली। दूसरा सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल। न्यास परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। सचिवालय, द सेक्रेटरीट। आर्थिक और सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, इनके बारे में हम कल के वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे।